मैं आशीष राज पुरोहित, आशीष स्कूल में आपका स्वागत है। हम क्लास 9 के लिए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जीवों में विविधता। हमने इसका भाग नंबर 1 डिस्कस कर लिया है। आज हम इसका भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। यदि भाग नंबर 1 की बात करो तो उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे कि वास्तविकता में विविधता होती क्या है और UNEP के अनुसार विविधता की परिभाषा क्या है, या UNEP ने विविधता में और कौन सी चीजें ऐड की, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। आज हम इसका दूसरा भाग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको सर्वप्रथम वर्गीकरण वास्तविकता में है क्या, इसकी परिभाषा क्या है वो पढ़ेंगे। इसके साथ साथ एक NCERT क्लास 9th में हेडिंग दी हुई है जैव विकास यानी इवोल्यूशन, वो क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप बड़ा सा हेडिंग डाल दो वर्गीकरण, वास्तविकता में होता क्या वर्गीकरण, हेडिंग डाल दो वर्गीकरण। इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, तो मैं डैश कर रहा हूं, इसमें आप हेडिंग डाल दो वर्गीकरण और डैश करके इसमें लिख लो। आप इसमें आप डैश करके लिख लो। हेडिंग डाल दिया, इसमें लिखो, आप लिखना शुरू करो। हाँ, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर, मैं वापस बोल रहा हूं, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर विभिन्न समुदायों एवं वर्गों में रखने की विधि को वर्गीकरण कहते हैं। मैं लाइन को वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको लिखवाया, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर विभिन्न समुदायों एवं वर्गों में रखने की विधि को वर्गीकरण कहते हैं। खड़ी पाई लगाकर और नई वाली लाइन में लिखना शुरू करो। खड़ी पाई लगाओ, नई वाली लाइन में लिखना शुरू करो। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है, उसे वर्गीकी कोष्टक में लिख लो टैक्सोनॉमी, उसे वर्गीकी, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिख लो, उसे वर्गीकी, और कोष्टक में लिख लो टैक्सोनॉमी कहते हैं। उसे वर्गीकी और कोष्टक में लिख लो टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये आपको बेसिक चीज ध्यान रखने की वर्गीकरण वास्तविकता में है क्या, इसकी परिभाषा क्या होती है, और एक ब्रांचेज होती है, एक शाखा है वर्गीकी या टैक्सोनॉमी, ये क्या होती है। वैसे मैं वापस इस चीज को समझा भी देता हूं, वर्गीकरण है क्या, तो आप बोलोगे जीव जंतु यानी जितने भी एनिमल्स हैं एवं पेड़ पौधे यानी प्लांट्स को हम उनकी समानता व असमानता के आधार पर उनको हम अलग अलग वर्गों या समुदायों में, हालांकि मैं आगे पढ़ाऊंगा वर्गीकरण पदानुक्रम जिसमें हम पढ़ते हैं जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बात की हुई है कि हम उन्हें विभिन्न समुदायों या वर्गीकरण में रखने की जो विधि होती है उसे हम बोलते हैं वर्गीकरण, और इससे संबंधित एक शाखा आती है जिसे हम बोलते हैं वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। अब आप ऐसा करो, वर्गीकरण के बारे में जान लिया, अब एक आप हेडिंग डालो आप जैव विकास, आप लिख लो, एक नया सा हेडिंग डालो, इसे लिखो जैव विकास, और कोष्टक में लिख लो इवोल्यूशन, जैव हेडिंग डालना आपको, जैव विकास या इवोल्यूशन। हालांकि इसकी पूर्ण रूप से चर्चा क्लास 10 में है, लेकिन मैं आपको इसकी थोड़ी बहुत परिभाषा लिखवा देता हूं क्योंकि 9th में इसका थोड़ा बहुत जिक्र हुआ है। परिभाषा आपको ध्यान रखनी, क्लास 10 में यही काम आएगी। तो हेडिंग डालो जैव विकास या इवोल्यूशन, और उसमें डैश करके लिखो, आप लिखो, शुरू करें। जीवों में होने वाला
जीवों में होने वाला क्रमिक परिवर्तन। जीवों में होने वाला क्रमिक परिवर्तन। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जीवों में होने वाला क्रमिक परिवर्तन या जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों, जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उनमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन, समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन जैव विकास या उद्विकास कहलाता है। जैव विकास या उद्विकास कहलाता है। जो मैंने अभी परिभाषा लिखवाई जैव विकास की या उद्विकास की, या हम इसे बोलते हैं इवोल्यूशन, ये आप पढ़ो और मैं समझा रहा हूं। पढ़ो आप इसे, मेरे सामने मत देखो, आप पढ़ो, जो मैंने लिखवाया वो पढ़ो आप। चलो पढ़ लिया, अब यहां आ जाओ, देखो मैं समझा रहा हूं। जैव विकास या उद्विकास क्या है? अपने आप में बढ़िया इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10 में भी ये आता है जब आप जेनेटिक पढ़ते हो, यानी आनुवांशिकता, उसमें ये चैप्टर आता है, लेकिन हम मोटी मोटी सी परिभाषा समझ लेते। जैव विकास का तात्पर्य वास्तविकता में देखें कि हम बोलते हैं कि हमारी उत्पत्ति हुई है बंदरों से। इसका मतलब बंदर से और मनुष्य जो टाइम स्पान था, जो समय था, कैसे क्रमिक परिवर्तन हुआ, इन सभी का अध्ययन करना अपने आप में क्या कहलाता है? उद्विकास या इवोल्यूशन। हालांकि हम जो वर्तमान में मानव है, हम ऐसे तो पहले थे नहीं। हम पहले थे ड्रायोपिथिकस, फिर रामापिथिकस, ऑस्ट्रोपिथिकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल मानव, फिर हम बने होमो सैपियंस, और आगामी हजारों वर्ष बाद जो हमारा नया स्वरूप होगा हम उसे बोलेंगे होमो सैपियंस, यानी हमारा भी उद्विकास हो रहा है। तो यही जो जहां से उत्पत्ति हुई उस पूरे इतिहास को पढ़ना या जानने की कोशिश करनी, इसे हम बोलते हैं उद्विकास या एवोल्यूशन। तो मैंने लिखवाया क्या? जीवों में होने वाला क्रमिक परिवर्तन, यानी जीवों के अंदर जो डे बाय डे या वर्षों बाद होने वाले जो छोटे मोटे परिवर्तन हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उद्विकास। या आगे मैंने बोला है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति, यानी जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई, कितने साल पहले हुई और किन से हुई, तथा उसके पूर्वजों का इतिहास, यानी उसकी उत्पत्ति किन से हुई, तथा उनमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तन, यानी जब उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति से लेकर आज तक उसमें जो लगातार परिवर्तन होते आ रहे हैं, इन चीजों को पढ़ना जिस शाखा के अंतर्गत होता है उसे हम बोलते हैं जैव विकास या इवोल्यूशन या उद्विकास। आया समझ में? डेफिनेशन आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मेन प्रॉपरली टॉपिक अब शुरू हो रहा है, जो जीवों में विविधता या डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है वो वास्तविकता में अब शुरू हो रहा है। तो अपन करें शुरू से। अब आप एक बड़ा सा हेडिंग डालो, मैं ये मिटा रहा हूं, एक बड़ा सा हेडिंग डालो, वर्गीकरण। चलो मैं लिख लेता हूं, फिर आपको हेडिंग डालनी। बड़ा सा हेडिंग डालो आप, वर्गीकरण। दिख तो रहा सबको? वेरी गुड। वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। पदानुक्रमित, आपके एनसीईआरटी में जो हेडिंग है वही मैं डाल रहा हूं, ठीक है? पदानुक्रमित संरचना, या बड़ा सा हेडिंग डाल दो। दिख तो रहा सबको? देखते हैं। चलो बढ़िया है। वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। चलो
हेडिंग डाल दिया। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से वैज्ञानिक आए, उन्होंने वर्गीकरण से संबंधित अपने सिद्धांत या अवधारणाएं कौन कौन सी दी, जो अवधारणाएं दी उनमें उन्होंने जीवों को किन समूहों में बांटा, पहले हम वो पढ़ेंगे। फिर मोस्टली जो वर्तमान में जिन वैज्ञानिक को पढ़ा जाता है, जिनकी जो अवधारणाएं पढ़ी जाती है जीवों में विविधता टॉपिक में, खासकर हम पढ़ते हैं RH व्हीटेकर की पंच जगत अवधारणा, उसको हम पढ़ेंगे सीक्वेंस वाइज, और लगभग इस चैप्टर में वही अवधारणा चलती है। तो आपने ये हेडिंग डाल दिया, वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। चलो इसमें लिखना शुरू करो, इसमें लिखना शुरू करो। लिखो आप, लीनियस नामक वैज्ञानिक ने, लीनियस नामक वैज्ञानिक ने, एक मिनट, चलो यहां पूरा नाम लिखो। चलो, लीनियस नामक वैज्ञानिक ने, डैश करके लिखना, ठीक है। लीनियस नामक वैज्ञानिक ने सभी पादपों और प्राणियों, सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की, एक द्विजगत पद्धति विकसित की। लीनियस नामक वैज्ञानिक ने पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की, जिसमें उन्होंने ऐसे लिखो, जिसमें उन्होंने पादप को प्लांटी वर्ग, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं ऐसे, पादप को प्लांटी वर्ग तथा प्राणियों को, प्राणी मतलब एनिमल, तथा प्राणियों को एनिमेलिया, मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्राणियों को एनिमेलिया वर्ग में बांटा। यहां तक लिख लिया। ये जो 2-3 लाइनें लिखवाई है उसमें अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द्विजगत पद्धति या द्विजगत अवधारणा किसने दी? हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी परीक्षा हो, यदि इस टॉपिक से जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यदि इनसे कोई पहला क्वेश्चन बनता तो हमेशा यही बनता है कि द्विजगत अवधारणा, द्विजगत पद्धति किसने दी? तब बोलोगे लीनियस ने। लीनियस ने अपनी पद्धति में पूरे पृथ्वी पर जितने जीवधारी हैं उन्हें 2 वर्गों में बांटा। 2 वर्गों मतलब एक को बांटा एनिमेलिया वर्ग जिसमें हम आते हैं, दूसरे को बांटा उन्होंने प्लांटी वर्ग। एनिमेलिया मतलब प्राणी या एनिमल, प्लांटी मतलब पादप, बस 2 वर्ग इन्होंने बनाए, एक एनिमेलिया वर्ग, एक प्लांटी वर्ग। एनिमेलिया वर्ग में एनिमल संबंधी, मनुष्य, गाय, बकरी, भेड़, घोड़े, दूसरे उनको रखा। प्लांटी मतलब पादपों को, बरगद, आम, नीम, इनको इन्होंने 2 वर्ग रखे। समझ में आया? मतलब 2 वर्गों में इन्होंने जीवों को बांटा। हालांकि हम वर्तमान में पढ़ते वो पंच जगत पढ़ते हैं, वास्तविकता पंच जगत है, लेकिन सबसे पहले वैसे मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया कि सबसे पहले वर्गीकरण दिया अरस्तु साहब ने। उन्होंने उनके जीवों के स्थल के आधार पर कि वो हवा में रह रहे हैं, स्थल पर रह रहे हैं, अपने जल में रह रहे हैं, उनके आधार पर बांटा। फिर बाद में आए लीनियस ने बोला 2 जगत अवधारणा, जिसमें एक को प्लांटी और एक को एनिमेलिया। अब ऐसा करो, एक लाइन छोड़ के एक नया पॉइंट, एक लाइन छोड़ के डैश करके लिखो, एक लाइन छोड़ के डैश करके लिखो।
हमने लेनिस के बारे में पढ़ लिया। अब लेनिस हो गए पूरे, एक लाइन पढ़ यही रहे, हेडिंग यही है, वर्गीकरण समूह की पदानुक्रमित संरचना। इसमें पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया लेनिस वाला, एक लाइन छोड़ के दूसरा लिखो आप। दूसरा लिखो, अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल एक वैज्ञानिक भी लिख लोगे आप, ऐसे लिख लो, मैं लिख रहा हूं अर्नेस्ट हेकल, ऐसे लिखना है। लिख तो रहा, अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल ने तीन जगत अवधारणा दी। तीन जगत अवधारणा दी। तीन जगत अवधारणा दी। तीन जगत अवधारणा किसने दी? अर्नेस्ट हेकल ने। किसने? अर्नेस्ट हेकल ने। इसमें लिखो आगे, उन्होंने पहला वर्ग जंतु जगत, सेकंड पादप जगत, देखो ऐसे लिखना है। देखो तीन जगत अवधारणा किसने दी? अर्नेस्ट हेकल ने। जिसमें ऐसे लिखो, पहला कौन सा जगत था तो उसमें लिखो जंतु जगत। पहला कौन सा था? जंतु जगत। सेकंड कौन सा था? तब तुम लिखोगे पादप जगत। थर्ड कौन सा था? तो थर्ड में आप लिखो प्रोटिस्टा जगत, ऐसे लिखना है। अर्नेस्ट हेकल ने तीन जगत अवधारणा दी, जिसमें पहला था जंतु जगत, दूसरा था पादप जगत और तीसरा है प्रोटिस्टा जगत। तीसरा है प्रोटिस्टा जगत। लिख लिया यहां तक? मैं मिटा रहा हूं। यहां तक लिख लिया? मैं मिटा रहा हूं। अब देखो, लीनियस के बाद आए अर्नेस्ट हेकल। इन्होंने तीन जगत बांटे। कितने? तीन। पहला प्राणी, दूसरा प्लांट यानी पादप, तीसरा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में उन्होंने किनको शामिल किया? नॉर्मली हम वर्तमान में प्रोटिस्टा में बढ़ते हैं तो मच्छर, दूसरे छोटे मोटे जीवधारी होते हैं। क्योंकि जब लेनी साहब ने बोला नहीं मैं इनको, तो हालांकि लेनी साहब ने मच्छरों को या छोटे छोटे कीट है इन प्लाज्मोडियम में, इनको उन्होंने बांटा एनिमेलिया में, लेकिन उन्होंने बोला कि एनिमल्स से संबंधित इनकी कोई संरचना मिल ही नहीं रही। फिर उन्होंने एक नया वर्ग बनाया जिसे नाम दिया प्रोटिस्टा वर्ग। दो तो उसके जैसे जैसे थे, फिर तीसरे मच्छरों को उनको निकाल के कौन सा दिया? प्रोटिस्टा वर्ग। अब आप दो लिख लिए, एक लाइन छोड़ के तीसरा लिखो। एक लाइन लिख के तीसरा लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा अर्नेस्ट हेकल वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अब जो लिखा रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है। दो तारे लगाकर लिखो, दो तारे लगाकर लिखो आप। इसमें लिखो सन 1969, 1969, सन 1969 या 69 में R.H. व्हीटेकर, मैं लिख रहा हूं R.H. व्हीटेकर द्वारा एक पांच जगत वर्गीकरण, मैं पूरी लाइन वापस रिपीट कर रहा हूं। आपने तीसरा पॉइंट लिखना शुरू किया, जिसमें आपने लिखा सन 1969 में R.H. व्हीटेकर द्वारा एक पांच जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई। खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो, इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले पांच जगतों, जगत लिखते हैं अपने, जगतों लिखना, ठीक है। पांच जगतों के नाम निम्न प्रकार हैं। पांच जगतों के नाम निम्न प्रकार हैं। मैं पांच जगत लिख रहा हूं, आप भी मेरे पीछे पीछे टिपो, लिखो उसको। निम्न प्रकार है,
देखो पहला जगत है, मैं जैसे जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना, मोनेरा। पहले जगत का क्या नाम है? मोनेरा। सेकंड जगत का नाम है प्रोटिस्टा। सेकंड का नाम है प्रोटिस्टा। ऐसे कंटिन्यू लिखते जाओ तो बेटर है, जैसे 5 लिखने। तीसरे का नाम है फंजाई। फंजाई, फंजाई को हिंदी में लिख लो पीछे कवक। फंजाई। चौथे का नाम है प्लांटी। प्लांटी का मतलब पादप। पांचवे का नाम है एनिमेलिया। एनिमेलिया, पांचवे का नाम है एनिमेलिया। एनिमेलिया का मतलब एनिमल या प्राणी। ये आप लिख लो, ये आप लिख लो। दिख रहा सबको? R.H. व्हीटेकर द्वारा जो पंच जगत अवधारणा दी गई, उसमें पंच जगत कौन से थे? पहला था मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। लिख लो भाई, लिख लो। और आओ बोर्ड के ऊपर मैं समझा रहा हूं, लिख लिया सबने? लिखो भाई जल्दी लिखो। आए बोर्ड के ऊपर। देखो मैं वास्तविकता में वापस आता हूं। सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया? अरस्तु ने, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, प्राणियों के स्थल आवास के आधार पे। फिर आए लीनियस। लीनियस ने 2 जगत अवधारणा दी, जिसमें उन्होंने शामिल किया प्लांटी और एनिमेलिया, 2 जगत दी। फिर आए अर्नेस्ट हैकेल, उन्होंने 3 जगत। 3 जगत कौन से? उन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, तीनों को जोड़ा। अब हम वर्तमान में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं R.H. व्हीटेकर, जिन्होंने 1969 में एक पंच जगत अवधारणा दी। पंच जगत अवधारणा का तात्पर्य है कि इस भू धरातल पर जितने भी जीवधारी है, मैं उनको 5 भागों में बांट रहा हूं। कितने बांट रहा हूं? 5 भागों में। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसमें देखो प्लांटी और एनिमेलिया से आप समझ चुके होंगे कि इसमें सिर्फ पादपों को रखा है, इसमें प्राणियों को रखा है। लेकिन आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, हालांकि फंजाई में पीछे कवक लिखा हुआ, कवक का मतलब जो फफूंद, रोटी हमारी जो खराब होती है 2-4 दिन तक खुले में रखते हैं, खाने का खराब होना रोटी, वो कवक का कारण है। चलो ये भी समझ में, लेकिन ये दोनों चीजें समझ में नहीं होगी। दोनों क्या 3 मान लेते, लेकिन प्लांटी और एनिमेलिया आपको थोड़ा बहुत पता है। अब हम, इन्होंने इन 5 वर्गों में बांटा। अब हम पढ़ेंगे इस वर्गों के बांटने का आधार क्या है। भाई इन्होंने कुछ तो आधार हम लेते हैं कि मैं इनको 5 आदमियों को इनकी हाइट के अनुसार बांट रहा हूं, यानी इनकी ऊंचाई के आधार पे। या मैं कहता हूं मैं इन 5 व्यक्तियों को इनके रंग के आधार पर या इनके कपड़ों के रंग के आधार पे बांट रहा हूं। तो बांटने का कुछ न कुछ आधार तो होता है। या आपके सेक्शन बनाए जाते हैं, उसका भी आधार होता है कि अच्छे बच्चे इसमें बैठेंगे, पढ़ने वाले इसमें बैठेंगे, फिर डफर इसमें बैठेंगे, सबसे कमजोर इसमें बैठेंगे। तो इनका भी एक आधार था। पंचजगत अवधारणा जो इन्होंने दी, इसका भी एक आधार था या बेस था। वो क्या था वो हम जानेंगे। और पूरा चैप्टर अब यही पढ़ेंगे हम, मतलब अब जो पूरा चैप्टर वही इसमें पढ़ेंगे। और आपको 5 जगत आज के आज याद करने। मैं अभी भी कह रहा हूं, कल के दिन 27 तारीख को मैं ये हर एक चीज पूछूंगा। 2-3 दिन आपके क्लास से मैंने इतनी ली नहीं सीरीज वाइज, क्योंकि अधिकांश बच्चे शादी समारोह में बिजी थे। मैंने कल के दिन छुट्टी रखी। छुट्टी इसलिए रखी क्योंकि अधिकांश बच्चे जो पीछे रहे हुए थे वो अपने लेक्चर पूरी कर ले। आज जो मैंने पढ़ाया मैं 100% कल पूछूंगा, मैं कह रहा हूं। इसलिए जो जैव विविधता वाला टॉपिक है, इसका दूसरा ही भाग है। पहला कल मैंने थोड़ा वो लिखाया था, वो भी दिमाग में सेट करना। और आज वाला तो मुख्य भाग है, इसको भी दिमाग में बिठा लेना। द्विजगत अवधारणा किसने दी? सर लीनियस ने। त्रिजगत किसने दी या 3 जगत किसने दी? अर्नेस्ट हैकेल ने। पंच जगत किसने दी? तो R.H. व्हीटेकर ने। पंच जगत कौन कौन से थे तब तुम्हें पता होना चाहिए। सर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सीक्वेंस पूरों को पता होना। सीक्वेंस ऐसे याद करना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया याद होने चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने ग्रुप में कल स्पष्ट लिख लिया था कि कोई बहाना नहीं चलेगा, पूरा होमवर्क होना चाहिए, प्लस याद किए हुए होने चाहिए। चलो अब इसमें यहां तक लिख लिया, अब नीचे लिखो आप। यहां तक तो लिख लिया, अब आधा लिखते। लिखो इसमें 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण का मुख्य आधार कोशिका संरचना। कोशिका संरचना,
कोमा कोशिका भित्ति, कोमा कोशिका भित्ति, कोमा केंद्रक झिल्ली, कोमा केंद्रक झिल्ली, कोमा काय संरचना, कोमा काय संरचना, काय संरचना ऐसे लिखना, मैं समझा दूंगा, काय संरचना, कोमा काय संरचना, कोमा पोषण की विधि, कोमा पोषण की विधि, कोमा प्रजनन की विधि, कोमा प्रजनन की विधि, लिख सकते हैं प्रजनन ऐसे लिखना, कोमा प्रजनन की विधि, कोमा प्रजनन की विधि। ये मुख्य आधार थे पंचजगत अवधारणा के, ये मुख्य आधार थे पंचजगत अवधारणा के। वापस पढ़ो जो मैंने लिखवाया, पंचजगत अवधारणा के आधार कौन से, वापस पढ़ो इन्हें, जो मैंने लिखवाया वो वापस पढ़ो। पढ़ लिया सबने? अरे हाँ या ना? तो ये आधार भी आपको ध्यान रखने हैं। मैंने आपको क्या लिखवाया, सीधी बात है कि आपको पूछा जाए RH व्हीटेकर ने जो अपनी पंचजगत अवधारणा दी उसके आधार क्या थे, तुम बोलोगे कोशिका प्रकार। कोशिका प्रकार का मतलब क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है या प्रोकैरियोटिक कोशिका है। सेकंड मैंने लिखवाया कोशिका भित्ति, यानी उन जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित है या नहीं है। थर्ड मैंने लिखवाया केंद्रक झिल्ली, यानी उन जीवों में केंद्रक झिल्ली उपस्थित है या नहीं है। फोर्थ मैंने लिखवाया आपको काय संरचना, क्या लिखवाया, काय। काय का मतलब होता है बॉडी, यानी शुद्ध रूप से शरीर को हम क्या बोलते हैं, काय। कहीं भी काय लिखा हुआ है तो काय का मतलब होता है शरीर। इसका मतलब काय संरचना का तात्पर्य है कि वो जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। फिर मैंने पोषण की विधि, पोषण की विधि का तात्पर्य है कि वो जीव स्वपोषी है या परपोषी है या विषमपोषी है। लास्ट में मैंने आपको लिखवाया प्रजनन की विधि, यानी रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है या बच्चे जो पैदा किए जाते हैं उसका तरीका होता है वो क्या है, कि सयुग्मन है या निषेचन है या युग्मक संलयन है। हालांकि निषेचन क्या होता है, युग्मक संलयन क्या होता है, सयुग्मन क्या होता है, आगे 10वीं में है चैप्टर तो ये चीजें समझ जाओगे। तो मैंने 4-5 आधार लिखवाए, जिसमें से कोशिका प्रकार, कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति, केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति या अनुपस्थिति, काय संरचना, पोषण की विधि और लास्ट में प्रजनन की विधि, ये आपको ध्यान रखने हैं। मोटा मोटा सा जो बेसिक वैज्ञानिकों के बारे में था आपके एनसीईआरटी में, हालांकि और भी बहुत सारे वैज्ञानिक, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में जो चीजें थी वो यहां तक थी। फिर एक शायद और चीज है वो भी लिखवा देता हूं मैं। ये तीसरा पॉइंट था, इसमें एक और लिख लो आप, एक और लिख लो आप, डैश करके लिख लो, ये भी पूछा जा सकता है। देखो कोल्ड वॉश, थोड़ा नाम है वैज्ञानिक का आपके बुक में, ऐसे लिखो, मैं लिख रहा हूं ऐसे, कोल्ड वॉश, डैश करके लिखना है नई लाइन से। कोल्ड वॉश ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया, मैं कैसे लिख रहा हूं, ऐसे लिखना, मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एवं यू बैक्टीरिया में बांट दिया। यानी जो RH व्हीटेकर का मोनेरा जगत था, हालांकि इन्होंने 5 जगत दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर मोनेरा को आगे 2 भागों में किसने बांटा, कोल्ड वॉश ने। उन्होंने कौन से 2 भाग बनाए, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यहां तक समझ में आया सबको? वेरी गुड। चलो हम आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़े आगे अपन। ये यहां तक मोटा मोटा सा परिचय था वैज्ञानिकों का, जिन्होंने वर्गीकरण में
अपनी उपलब्धि या अपना योगदान किस प्रकार दिया, ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अब आगे आप लिखो, हेडिंग टाइप भी लिख लो, आप यहाँ ऐसे लिख लो, मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखो। जीवों को नए मतलब नए पॉइंट से लिखना है। जीवों को विभिन्न स्तरों पर उपसमूहों में वर्गीकृत लिख सकते हो, वर्गीकृत ऐसे लिखना, वर्गीकृत किया गया है। अब मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, वो आप कोशिश करना दिमाग के अंदर बिठाने की। चलो मैं लिख रहा हूं, वैसे वैसे लिखो। वर्गीकृत किया गया, मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं, वो आपको लिखना। लिखो आप, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। जाति, दिख तो रहा है यहां तक? चलो थोड़ा ऊपर लिखता हूं। जाति, फिर वंश, फिर है कुल, गण, वर्ग, फिर है संघ, फिर है जगत। अब देखो आपको कैसे लिखना है, सुनो। आप कंटिन्यूअस लिखो, मेरे पास जगह थी, ऐसे नीचे से लिखोगे। जाति, वंश, कुल, कितनी लाइनें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनों में लिखो। जाति, फिर डैश कर दो, 7 के 14 लाइन ले लो, क्योंकि तीर भी लगाना पड़ेगा। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। ये सीक्वेंस ऐसे लिखना। मैंने इधर इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर जगह थी नहीं। तो ये लिखो, ये कोशिश करो याद करने की, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। लिख लिया सबने? अरे लिख लिया? लिखो भाई जल्दी। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। मुझे भी पहली बार मुश्किल से याद हुई थी, जब मैंने 25-30 बार रिपीट किया तो ये चीज़ें याद हो गई। आप कहो तो इंग्लिश में लिख लूँ, इसको पीछे स्पीसीज बोलते हैं, जीनस बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। चलो हिंदी में याद कर लो आप। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। चलो मेरे साथ साथ बोलो, बोलना है, चुपचाप नहीं रहना, ठीक है? चलो बोलो। जाति, वेरी गुड। वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। वापस बोलो। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। अरे बोलना है, कुछ तो बोल ही नहीं रहे, सबका मुंह चलना चाहिए। वापस बोलो लास्ट बार। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। एक बार और। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। बोल दिया? अब देखो, अब यहाँ पे है क्या, वास्तविकता में हम देखें, हम किसी भी जीवधारी को इतने मापदंडों से आंकते, यानी उसकी जाति क्या है, उसका वंश क्या है, उसका कुल क्या है, उनका गण क्या है, उसका वर्ग क्या है, उसका संघ क्या है, उसका जगत क्या है, एक के लिए। अब अपनी बात करें तो हमारी जाति क्या है? सैम्पियंस, मनुष्य की। अब तुम्हारी जाति मत लगा देना, ठीक है? वंश क्या है? होमो। ऐसे हम कंटिन्यू पढ़ेंगे कि हर एक स्पीसीज का, हर एक प्राणी का अपना एक जाति होती है, उसका वंश होता है, उसका कुल होता है, उसका वर्ग होता है, उसका गण होता है, उसका संघ होता है और उसका जगत होता है। हाँ, मैंने देखो पहले आपको एक सीक्वेंस बताया, कोशिकाएं मिलके उत्तक, उत्तक मिलके अंग, अंग मिलके अंग तंत्र लिखवाया था नहीं? वही सेम इसमें चीज लागू होती। पूछा जाता है कुल क्या है, तब हम बोलेंगे गण के समूह को कुल कहते हैं। वर्ग क्या है, सॉरी, कुल क्या है, वंश के समूह को कुल कहते हैं। वर्ग क्या है, तब बोलेंगे गण के समूह को वर्ग कहते हैं। हमने शुरू कहां से किया? जाति से। और वर्गीकरण पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई या वर्गीकरण पदानुक्रम का जो आधार होता है वो क्या होता है? जाति। कोशिका, उत्तक, अंग, अंग तंत्र, इस सब में आधार क्या है, आधारभूत इकाई क्या है, तब हम बोलते हैं कोशिका। तो इस पूरे सीक्वेंस में आधारभूत इकाई क्या है? जाति।
यदि आपको पूछा संघ क्या है तो वर्ग का समूह संघ कहलाता है। ये नीट जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना है। मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ इससे संदर्भित। नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो, नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो। देखो, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई, ध्यान रखना, दिमाग के अंदर सेट कर देना। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति, ताला लगा दो, मैं बोल रहा हूं वैसे इस लिखो। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है, जाति है, जाति है। अतः एक ही जीवों, एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से बाह्य लिख सकते हो, बाह्य रूप से काफी समानता होती है तथा वे जनन कर सकते हैं। यहां तक लिख लिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पूछा जाए वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, तब तुम बोलोगे जाति, दिमाग के अंदर सेट कर देना। जाति यहाँ स्पीशीज बोलते हैं। तो जाति क्या होती है वास्तविकता में? हम बोलते हैं एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफी समानता होती है। हम पूरे मनुष्यों की बात करें, अब अपन यहाँ तो हजारों जातियां, वो नहीं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। होमो इसका वंश है, जाति इसकी सैपियंस है। तो सभी होमो सैपियंस आपस में एक दूसरे से समानता रखते हैं, एक जैसे कैरेक्टर होते, एक जैसा उनकी बाह्य संरचना होती, तथा वे जनन कर सकते हैं। यानी जनन का तात्पर्य होता है चाइल्ड या बच्चे पैदा करना। तो यही सीक्वेंस है। यहां तक आ गया चीज समझ में? अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ लिखवा रहा हूं, वो आपको लिखना है, थोड़ा लंबा चौड़ा 8-10 लाइन का। तो आप यहां तक लिख लिया, 2 लाइनें छोड़ के आप लिखो, तारे लगा दो। 2 लाइनें छोड़ के आप तारे लगा के एक मैं पैराग्राफ लिखवा रहा हूं, वो आपको दिमाग के अंदर सेट करना है, वो पैराग्राफ सेट करना। चलो लिखते जाओ आप, मैं पैराग्राफ लिखवा रहा हूं, वो लिखो आप। 2 तारे लगाकर लिखना शुरू करो। लिखो, जैव विविधता से तात्पर्य, बोल रहा हूं, जैव विविधता से तात्पर्य, कोमा लगा के लिखो, कोमा लगाओ, लिखो, विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता से हैं। खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो, खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो। यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो, खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो। ये विभिन्न जीव न सिर्फ एकमात्र पर्यावरण में रहते हैं, बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों का स्थायी समुदाय अस्तित्व में आता है। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो।
आधुनिक समय में मनुष्य ने इस समुदाय के संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में किसी समुदाय की विविधता भूमि, जलवायु जैसी कई चीजों से प्रभावित होती हैं। प्रभावित होती है, फिर खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो। प्रभावित होती है, खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं। कॉमा लगाओ और आगे लिखो। जबकि हमें सिर्फ 10 लाख या 20 लाख प्रजातियों की जानकारी है। खड़ी पाई लगाओ और लिखो। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है। कॉमा लगाओ। वहाँ पौधों और जंतुओं में काफी विविधता पाई जाती है। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो। अतः यह क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज्यादा भाग कुछ देशों जैसे ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित हैं। यह एक मोटा सा पैराग्राफ था। शायद आपका पेज भर गया होगा इसमें। इस पैराग्राफ को आप एक बार जल्दी पढ़ लो। मैं आपको आधे मिनट का समय दे रहा हूँ।
फिर इसको समझाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, पढ़ो जल्दी जल्दी आप। पढ़ो पढ़ो, मेरे सामने मत देखो, पढ़ो आप, फिर मैं समझा रहा हूं। पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। अखबार की भांति पढ़ लो। चलो, पढ़ लिया सबने? अरे हाँ या ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, थोड़ा और समय दे रहा हूं। चलो, अब तो 1 मिनट हो गया, पढ़ लिया होगा। चलो मैं समझा रहा हूं, देखो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, 2-3 तारे भी लगा देना। पैराग्राफ में समरी बताई हुई, जहां तक हमने आज तक पढ़ा उसकी एक समरी है। क्या है? जैव विविधता से तात्पर्य, यानी जैव विविधता का मतलब क्या होता है? तो इसमें बोला है विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता, यानी विभिन्न जीव रूप है, जितने भी एनिमल्स है, जितने भी प्लांट्स है, उनमें जो अंतर होता है, उनमें जो विविधता होती है, वो क्या है? जैव विविधता। फिर लिखा, यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। यानी जैव विविधता किसी एक विशेष क्षेत्र के अंदर जो जीव रूप पाए जाते हैं उनकी ओर इंगित करता है, यानी उनको दर्शाता है। आगे है, ये विभिन्न जीव न सिर्फ एकमात्र पर्यावरण में रहते बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते। यानी जो विभिन्न जीव, मैं कह रहा हूं एक जंगल के अंदर 3-4 प्रजातियां रह रही है, शेर भी रह रहा है, हिरण भी रह रहा है, खरगोश भी रह रहा है। ये जीवधारी न सिर्फ एक क्षेत्र में रहते बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इनकी निर्भरता भी है, तो प्रभावित भी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों का स्थायी समुदाय अस्तित्व में आ जाता है। यानी जब एक ही क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियां एक दूसरे को प्रभावित करती है, तो जिस प्रजाति का जितना प्रभाव ज्यादा होगा वो प्रजाति उस क्षेत्र की उतनी ही स्थायी प्रजाति हो जाती है। फिर आगे है, आधुनिक समय में मनुष्य ने इस समुदाय के संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका लगाई। यानी वर्तमान समय को हम देखें तो हमने या मनुष्य ने इन जीव रूपों के जो संतुलन था, जो पर्यावरण में पाए जाने वाले जीव रूपों का संतुलन था, उसको महत्वपूर्ण बनाया है या उनको चेंजेबल किया है। फिर आगे है, वास्तव में किसी समुदाय की विविधता भूमि, जल, जलवायु जैसे कई कारकों से प्रभावित होती है। वास्तव में हम किसी क्षेत्र की, एक विशेष क्षेत्र की जो जैव विविधता देखते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तब बोलेंगे उस जैव विविधता वाले क्षेत्र की भूमि, वहां पर पाया जाने वाला जल तथा वहां का एनवायरमेंट या वातावरण कैसा है, ये। फिर है, एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती है। ये ध्यान रखना, एक अनुमान है वैज्ञानिकों का कि लगभग इस पृथ्वी पर 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती है। मनुष्य की प्रजाति कितनी? 1। भारत में मनुष्य कितनी? लगभग 150 करोड़। विश्व में तो छोड़ो, आप बात मत करो। कुल मिला के प्रजातियों की बात कर रहा हूं, यानी एक जाति, मनुष्य की एक ही जाति, होमो सैपियंस, सैपियंस हमारी जाति। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने मनुष्य ले उनको एक प्रजाति गिनेंगे। इसका मतलब टोटल प्रजातियां कितनी है? 1 करोड़, मतलब बहुत ही ज्यादा। लेकिन उन 1 करोड़ में वैज्ञानिकों ने कितनी खोजी है? 10 से 20 लाख, लगभग 80 से 90 लाख प्रजातियां खोजनी अभी बाकी है। जो कौन खोजेंगे? आप, हाँ या ना? यही तो है। इसका मतलब 10 से 20 लाख प्रजातियों की ही जानकारी वैज्ञानिकों, बाकी खोजना बाकी है। फिर ये पृथ्वी पर, ये बढ़िया है, ये थोड़ा समझ लो। फिर आगे मैंने क्या लिखा है, देखो ग्लोब होता है। ग्लोब की बात करूं, यदि पृथ्वी ऐसी में बात करता हूं, तो बीच वाली जो रेखा होती है इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ऊपर होती है इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, नीचे की ओर होती है इसे बोलते हैं मकर रेखा। ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा मतलब भू को यानी पृथ्वी को आधा आधा बांटे। ऊपर वाली होती है इसे बोलते हैं कर्क रेखा, नीचे वाली जो लाइनिंग होती है इसे बोलते हैं हम मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। अब देखो आपकी बुक क्या बोल रही, ये बोल रही है पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नम वाला क्षेत्र है, वहां पौधों और जंतुओं में काफी विविधता पाई जाती। इसका मतलब पूरी पृथ्वी की बात करूं तो पूरी पृथ्वी की बात करूं, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा वाला ये बीच वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर विविधता पूरे विश्व में सबसे ज्यादा या पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इस एरिया में जो देश आते रहेंगे उनकी विविधता भी ज्यादा होगी। तो भारत भी लगभग इसी क्षेत्र में आता है। मकर रेखा, कर्क रेखा तुमने नाम तो सुना होगा, तो इसका मतलब भारत भी इसी क्षेत्र में आता है। चाइना है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये सब देश
इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी इनकी विविधता ज्यादा है। तो यही लिखा है, इसमें लिखा है जबकि मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है, यानी ये वाला, नॉर्मली इस क्षेत्र को बोला जाता है उष्णकटिबंधीय भाग। उष्णकटिबंधीय भाग का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बारिश भी अच्छी हो और जहाँ पर गर्मी भी अच्छी पड़े। तो बारिश होगी तो उसका मतलब नम वाला क्षेत्र, और गर्मी का मतलब गर्माहट वाला। तो लिखा हुआ है कि गर्मी और नमी वाला भाग है जहाँ पर पौधों और जंतुओं में काफी विविधता पाई जाती है। फिर आगे लिखा है इस क्षेत्र को हम बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र। ध्यान रखना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो भाग है, बीच वाला क्षेत्र है, उसे बोला जाता है मेगा डाइवर्सिटी। मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कौन सा होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला भाग मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। और पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज्यादा भाग, यानी ये इतना सा भाग पूरी पृथ्वी की तुलना में आधे से ज्यादा जैव विविधता रखता है। तो इनमें देश कौन से? मैंने लिखा है ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, भारत है, इंडोनेशिया, मलेशिया। ये मोटा मोटा सा एक पैराग्राफ था, अच्छा पैराग्राफ है, आपको ध्यान रखना है। और पूछा जा सकता है मेगा डाइवर्सिटी वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपको कुछ देशों के नाम पता होने चाहिए। चलो यहाँ तक समझ में आया? वेरी गुड। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे जो हमने RH व्हीटेकर का जो पंचजगत अवधारणा पढ़ी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब इनको हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे कि मोनेरा क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या है, उनके अंदर कौन कौन से जीवधारी आते, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब आप 2 लाइनें छोड़ के, जो पैराग्राफ लिखा उसमें 2 लाइनें छोड़ के आप लिखना शुरू करो। एक हेडिंग डाल दो, बड़ा सा हेडिंग डाल दो, RH व्हीटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं, जिसमें से पहला आप लिख लो निम्न प्रकार। पहला लिखो बड़ा हेडिंग मोनेरा, लाल पेन में लिख लो मोनेरा। अब हम विस्तार पूर्वक जानेंगे मोनेरा के बारे में। मोनेरा हेडिंग डाल दी और नीचे से लिखना शुरू करो, नीचे से लिखना शुरू करो। इसमें कौन से पॉइंट्स लिखते हैं? लिखो आप, लिखो इसमें, इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक और न ही विकसित, न ही कोशिकांग होते। विकसित नहीं लिखना, ऐसे लिखना, इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं, और न ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं। फिर लिखो, मोनेरा जगत के कुछ सदस्यों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, एवं कुछ सदस्यों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। मतलब कुछ जीवों में तो पाई जाती है और कुछ में अनुपस्थित होती है। आगे लिखो, पोषण के स्तर पर मोनेरा जगत के प्राणी स्वपोषी अथवा विषमपोषी हो सकते हैं। यहां तक लिख लिया?
अब मैं मोनेरा जगत में एक की पॉइंट लिखवा रहा हूँ, वो दिमाग में सेट करना, वही चीज़ दिमाग में सेट की, फिर उसको विस्तार पूर्वक लिखना। ये लिख लिया, ये बेसिक एक बातें थी इसके संदर्भ में। अब मैं जो लिख रहा हूँ वैसे लिखना है आपको, की पॉइंट जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखो। देखो लाइनिंग में लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखना है आपको, तारे लगा देना, मतलब वो लाइन एक दिमाग में सेट कर देना, फिर इसके बारे में लिख लोगे। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कॉमा यदि कोशिका भित्ति, यदि कोशिका भित्ति, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो। यदि कोशिका भित्ति उपस्थित है, उपस्थित है, क्योंकि मैंने लिखवाया कुछ जीवों में कोशिका भित्ति होती, कुछ में नहीं होती। उपस्थित है तो वह सेल्यूलोज से निर्मित होगी। वैसे आपको पता है कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज, कोशिका भित्ति है तो वो सेल्यूलोज रहित होगी। मतलब नॉर्मल जो कोशिका भित्ति होती है पादपों में सेल्यूलोज युक्त होती है, लेकिन इनमें सेल्यूलोज रहित होगी, तो वह सेल्यूलोज रहित होती हैं एवं यह कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन, मैं लिख रहा हूं वैसे लिखूं, पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती हैं। यहां तक लिखो, और आगे लिखवा रहा हूं, जो मैं लाइनिंग ये लिखवा रहा हूं यही इंपॉर्टेंट है, यही दिमाग में उठानी। मैंने क्या लिखवाया, प्रोकैरियोटिक, मैंने लिखवाया प्रोकैरियोटिक, फिर कोमा, यदि कोशिका भित्ति उपस्थित है तो वो सेल्यूलोज रहित होती है, यानी उसमें सेल्यूलोज नहीं होता। हालांकि जो पादपों की कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज युक्त होती है। फिर लिखवाया एवं यह कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन से मिलकर बनी होती है। यहां तक लिख लिया, ये लिख लिया। अब मैं ये मिटा रहा हूं, आगे इसमें में कंटिन्यू लिखना है आपको, ये मिटा रहा हूं, आपको कंटिन्यू लिखना है, होती है और आगे कंटिन्यू लिखना है। इनकी काय संरचना एक कोशिकीय होती है। इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है एवं यह जीव स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं एवं प्रजनन की विधि सयुग्मन होती है। यहां तक ये आप लिख लो, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या मेन यही है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन यही है। मतलब जो लास्ट में मैंने लाइनिंग लिखवाई ये इसका निष्कर्ष है इस टॉपिक का, मतलब मोनेरा का। मतलब बाहर से देखकर इस लाइन को पढ़ के आप समझ सकते हो, इनमें ये प्रोकैरियोटिक है, ये एक कोशिकीय होते हैं, इनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, इनमें कोशिका भित्ति यदि है तो वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, न कि सेल्यूलोज की। यदि इनके पोषण की बात करें तो वो या तो स्वपोषी हो सकते हैं या परपोषी। यदि प्रजनन की विधि की बात करें तो वो विधि होती है
सयुग्मन। कौन सी विधि होती है? विधि का नाम है सयुग्मन विधि। सयुग्मन विधि। चलो मोनेरा यहां तक लिखा है। कल मैं आपको इसके उदाहरण लिखवाऊंगा। चलो आज लिखवा देता हूं। चलो उदाहरण लिख लो आप इसके। मोनेरा के उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। मोनेरा का उदाहरण लिखो। यहां तक लिखा, अब नीचे लिख लो आप मोनेरा के उदाहरण यानी एग्जाम्पल। यहां तक लिखा, अब एग्जाम्पल लिखो नीचे। यहां इसके नीचे लिखना एग्जाम्पल यानी उदाहरण। उदाहरण में लिखो आप उदाहरण में लिखो आप। याद रखने कि मोनेरा के उदाहरण कौन से? जीवाणु। हम जितने भी जीवाणु बैक्टीरिया पढ़ते हैं वो कौन से जगत में आते हैं? मोनेरा में। जीवाणु कौमा नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, कौमा कौमा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, कौमा माइकोप्लाज्मा, कौमा माइकोप्लाज्मा, कौमा माइकोप्लाज्मा। ये 4-5 उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं और याद भी करने। मैं पूछूंगा कि मोनेरा जगत के उदाहरण क्या, तब तुम बोलोगे सर जीवाणु इसके अंदर आता है, नील हरित शैवाल इसके अंदर आता है, साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर आता है और माइकोप्लाज्मा इसके अंदर आता है। लिख लो भाई, जल्दी जल्दी लिख लो। ये है उदाहरण, ये है उदाहरण। चलो लिख लिया आपने। तो हमने आज के दिन अधिकांश चीजें पढ़ ली है, टॉपिक को बहुत ज्यादा कवरअप कर लिया है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मैं आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होगी, ना आए तो मैं वापस स्कूल के अंदर समझा दूंगा। चलो आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद। बढ़िया पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक।